मैं बढ़िया। असम से। भाई यूपी वाले का कॉलेज का क्या नाम है तुम्हारे स्कूल में? ड्रग से बनाते हैं। ओके, ड्रग प्लस नॉन ड्रग, ये दोनों मिला के बनता है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म कुछ भी हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, सिरप हो सकता है, राइट, ऑइंटमेंट हो सकता है, जेलीज हो सकती है, कुछ भी। जैसे अभी मैंने आलू का एग्जांपल दिया, आलू की सब्जी भी बनती है, आलू के पराठे भी बनते हैं। ये आ रही है सबको आवाज? कंटिन्यू करिए मैम, आवाज आ रही आ रही है मैम। ये जो आ रही है मैम। ये जो कैप्स होती है, ये कैप्स में से आपको थैलियां दिखेंगी। ये थैलियों में क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स। ओके, एस्कोस्पोर्स मतलब मैंने जैसे बताया कि ऐसे थ्रेड्स होते हैं। ओके, ये थ्रेड्स क्या होते हैं? जब बड़े हो जाते हैं तो ये बाहर निकलने लगते हैं, और जब हवा अगर आ गई बहुत जोर से तो वो उसमें से हवा के साथ में जाके उड़ने लगते हैं। अगर वो वहां पे राई का प्लांट है तो वो वहां पे जाके चिपक जाते हैं। कहाँ पे जाके चिपकते हैं? ओवेरीज में। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओवेरीज में जाके वो क्या करते हैं? एक लिक्विड हनी ड्यू जो होता है वो एक्सक्रीट करते हैं या फिर वो बनाते हैं। उसमें कीड़े या फिर हनी बीज जब उस पे बैठते हैं तो वो फिर वो लेके दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद में ये जो ओवेरी होती है ये पूरी कड़क हो जाती है। ओके, इन्फेक्ट हो जाती है, मतलब क्योंकि ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये जो होता है ये फंगस होता है, तो वो उस ओवेरी को एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और इस तरह से ये ब्लैक हो जाती है। ओके, और फिर जब वो सूख जाता है तो फिर वो फिर जमीन पे गिरता है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके, मतलब सूखेगा, फिर जमीन पे गिरेगा, फिर उसमें से कुछ ग्रोथ आएंगी, फिर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, फिर हवा आएगी, फिर उनको उड़ा के लेके जाएगी, फिर प्लांट को इन्फेक्ट करेगी, फिर वो स्क्लेरोटा बनेगा, सूखेगा, फिर जमीन पे गिरेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल गोज ऑन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फाइबर्स और राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर। ओके, तो फाइबर्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब ऐसे। ओके, और उनके दो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे एक एंड होता है, यहाँ पे एक एंड होता है। ओके, सो दे आर द एलोंगेटेड, थिक वॉल्ड मतलब थोड़े से मोटे होते हैं, और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। हाँ जी, हिंदी में बता दो एलोंगेट क्या होता है। फाइबर मतलब रेशे, धागे। नहीं, एलोंगेटेड। हाँ, एलोंगेट। एलोंगेटेड मतलब लंबा। ओके ओके, ठीक है। एलोंगेटेड मतलब लंबा, थिक होता है, और उसके बाद में दो पॉइंटेड एंड्स होते हैं। तो ये हो गया फाइबर। अभी हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर। ओके, मतलब कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। अभी कॉटन का प्लांट सबको पता होगा, सबने देखा होगा, राइट? यस वो प्लांट में क्या होता है? फ्लावरिंग होने के बाद में, मतलब फूल आने के बाद में जो फ्रूट्स होते हैं उनको कैप्सूल्स बोलते हैं। ओके, उस प्लांट में जब फ्लावर आता है उसके बाद में फ्रूट आते हैं, तो वो फ्रूट को क्या कहा जाता है? कैप्सूल्स। एक कैप्सूल्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं। ओके, मतलब बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये जो बीज होते हैं ना, ये बीज पे बहुत सारे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। ओके, उन हेयर्स को क्या बोला जाता है? बॉल्स। ओके, तो ये जो बॉल्स होते हैं ना, इनको कलेक्ट किया जाता है। मतलब समझ में आ रहा है आपको बात? कि जो फ्रूट होता है, कॉटन के प्लांट का जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, उसको कैप्सूल कहा जाता है। ये जो कैप्सूल होता है उसके अंदर बहुत सारी बीजें होती है, और ये जो बीजें होती है उनके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं। उन बालों को क्या बोला जाता है? बॉल्स। ये बॉल्स जो होते हैं इनको कलेक्ट किया जाता है, इनको ड्राई किया जाता है, और फिर उसके बाद में एक मशीन होती है जिसे गिनिंग प्रेस बोला जाता है। उस गिनिंग प्रेस में डाल के सारे जो बाल होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। किस पे से? बीज पर से। ओके, बीज पर से जो बाल होते हैं वो सारे कलेक्ट किए जाते हैं इस मशीन में। इस मशीन को बोलते हैं गिनिंग प्रेस। और ये जो ट्राइकोम्स होता है, ट्राइकोम्स मतलब कुछ नहीं, ट्राइकोम्स मतलब हेयर्स। ओके, मतलब बाल। तो
ये गिनिंग प्रेस में वो सीड्स के ऊपर जितने भी बाल होते हैं वो सब कलेक्ट किए जाते हैं और फिर बाद में उनको सेपरेट किया जाता है। सेपरेट कैसे किया जाता है? कुछ छोटे होंगे उसमें बाल, कुछ बड़े होंगे, तो जो छोटे होंगे उनको अलग किया जाता है और जो बड़े होते हैं उनको अलग किया जाता है। उसके बाद में जो छोटे बाल होते हैं, जिनकी हाइट, जिनकी लेंथ छोटी होती है, उनको लिंट कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? लिंटर्स। और वो जो हम मेडिकल पे से जो कॉटन लेते हैं ना, कॉटन का जो रोल मिलता है, पता होगा ना सबको, छोटे कॉटन जो हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं या फिर मेडिकल पे मिलता है, छोटा कॉटन का बंडल, तो उसमें यूज होते हैं ये लिंटर्स। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अगर शॉर्ट लेंथ के होंगे तो उनको लिंटर्स कहा जाएगा। और ये लिंटर्स कहाँ यूज होते हैं? हॉस्पिटल्स में, मेडिकल यूज के लिए। उसके बाद में जो लॉन्ग हेयर्स के होते हैं उनका यूज होता है कपड़े बनाने के लिए। समझ आ रही है बात सबको? ओके, अभी ये जो कॉटन होता है, मतलब जो बाल हमने कलेक्ट किए, कुछ छोटे बाल होंगे, कुछ लंबे बाल होंगे, तो जो छोटे बाल होते हैं वो मेडिकल के यूज के लिए यूज होता है। तो जो कच्चा, इसे कच्चा कॉटन बोलेंगे हम, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। इम्प्योरिटीज मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है उसको? मैम उसमें कुछ दाने शुद्ध नहीं होंगे, प्योर नहीं होंगे वो, राइट? बहुत सारे उसमें ना कचरा होगा उसमें, डस्ट होगा उसमें, ओके, साफ नहीं होगा। तो उसमें जैसे वैक्स चिपका होगा, या फिर उसमें कोई कलरिंग मैटर होगा, या फिर कुछ पत्ते अटके होंगे, या फिर डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो ये सब चीजें हमें निकालनी है उसमें से। ओके, तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एक मशीन में, उस मशीन का नाम है कॉटन ओपनर, उसमें ये सब कॉटन डाल देंगे। ओके, और डालने के बाद में हम उसमें डालेंगे डाइल्यूट सोडा सोल्यूशन। ओके, डाइल्यूट सोडा सोल्यूशन डालेंगे या फिर सोडा ऐश सोल्यूशन डालेंगे, दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। और फिर उस मशीन को हम चलाएंगे 10 से 15 घंटे। ओके, अंडर प्रेशर, मतलब दबाव में। तो ये प्रोसेस के बाद में जो भी उसमें मोम का अगर कुछ इम्प्योरिटी होगा, या कुछ फैट्स होंगे, ऑयल होगा, या कुछ कलर होगा, तो वो सब इस ट्रीटमेंट में निकल जाएगा। उसके बाद में उसको अच्छे से 10-15 घंटे के बाद में उसको अच्छे से वाटर से वॉश करेंगे और फिर हम उसको ब्लीच करेंगे। ब्लीच से क्या होता है ना कि वो वाइट हो जाता है। हाँ, आपने देखा होगा कॉटन हमेशा वाइट कलर का होता है ना? तो उसको ब्लीच किया जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे? ब्लीचिंग एजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे, और ब्लीच करने के बाद में फिर से हम उसको वाटर से वॉश करेंगे, क्योंकि ब्लीच जो होता है ना वो थोड़ा सा इरिटेट करता है स्किन को या फिर हाथ को। ठीक है, तो वो ब्लीच को हम अच्छे से धो देंगे पानी से, फिर हम उसको ड्राई करेंगे और हम पतली पतली शीट्स में उसको पैक करेंगे। ओके, और फिर लास्ट में उसका करेंगे स्टेरिलाइजेशन, और तब जाके वो हमको मेडिकल्स पे या हॉस्पिटल्स में मिलता है। समझ आ गई बात सबको? यस मैम। कि कॉटन कैसे बनता है? यस मैम। ओके, कैसे बनता है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एड। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम, दिखने लगी है। कोई बीच में चली गई थी, पता नहीं। फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स पूछे। ओके, तो फार्मास्यूटिकल एड मतलब ना, कभी भी याद रखिए, एड मतलब होता है हेल्प। AID मतलब क्या होता है? हेल्प। ओके, तो जैसे फर्स्ट एड आपने HECP में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट एड मतलब पहली मदद, है ना? तो यहाँ भी एड का मतलब होता है हेल्प, मदद। जो हमें एक प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को फार्मास्यूटिकल एड्स बोला जाता है। ओके, मतलब जब भी हम कुछ, अगर हम टैबलेट बना रहे हैं, हम कोई सिरप बना रहे हैं, तो ड्रग के साथ में
सिर्फ ड्रग पढ़ते हैं क्या उसमें? नहीं, उसके साथ में कलर्स पढ़ते हैं, उसके साथ में फ्लेवर्स पढ़ते हैं, उसके साथ में बाइंडर्स पढ़ते हैं, डाइल्यूएंट्स पढ़ते हैं, राइट, व्हीकल पढ़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं अदर देन ड्रग, ड्रग को छोड़ के जो बाकी सारी चीजें हैं उनको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स, जो हमें एक फॉर्मुलेशन बनाने में हेल्प करता है। ओके, उसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड। तो उसकी डेफिनेशन देखिए, ऐसा सब्सटेंस जो एकदम कम मात्रा में या फिर बिल्कुल भी नहीं, कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं दिखाता, मतलब जैसे पैरासिटामोल की टैबलेट है तो उसमें एक्शन कौन दिखाएगा? सिर्फ पैरासिटामोल। बुखार कम कौन करता है? पैरासिटामोल करता है, राइट। तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते, वो सिर्फ क्या करते हैं? मदद करते हैं वो टैबलेट बनाने में। ओके, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनमें कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, कोई भी नहीं। ओके, और ये सिर्फ किस चीज के लिए यूज होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ, मतलब सिर्फ ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, उनकी खुद की कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है फार्मास्यूटिकल एड्स। ओके, सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती पर बहुत जरूरी होते हैं कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाने के लिए। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। एक फॉर्मुलेशन बनाने में जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। समझ आ रही है सबको बात? तो जैसे कलर है, कलर की कोई एक्टिविटी नहीं होती, मतलब वो कुछ मेडिसिनल वैल्यू नहीं दिखाता, पर वो क्या करता है? हमारे फॉर्मुलेशन को कलर देता है। ओके, उतना ही काम करता है, उसका उतना ही काम है, वो कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, एसिडुलेंट, राइट, जो हम एज अ एसिड यूज करते हैं, जैसे लेमन जूस है, इमली है। उसके बाद में कलर्स में है टर्मरिक, हल्दी, केसर। ओके, उसके बाद में कैरमल है, जो चीनी को जलाने के बाद में जो ब्राउन कलर का जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसे कैरमल बोलते हैं। उसके बाद में क्लोरोफिल है। ओके, उसके बाद में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जैसे मैंने सुटिक्स में बताया था, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी टैबलेट लेते हैं, जब वो पेट में जाती है तो उसको ब्रेक करने के लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट लगता है। ओके, तो वो उसके एग्जांपल देखिए, स्टार्च है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है और सीएमसी है। ओके, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। उसके बाद में आता है डाइल्यूएंट्स। अभी डाइल्यूएंट्स मतलब यहाँ पे सिनेमन वाटर है, पेपरमिंट वाटर है, पीनट ऑयल, सिरप, ग्लूकोज, लैक्टोज। ओके, कोई भी चीज की मात्रा बढ़ाने के लिए हम डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पैरासिटामोल की टैबलेट है, ओके, उसमें ड्रग आपको दिया है सिर्फ 5 mg यूज करना है। 5 mg बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, राइट। अगर आप 5 mg ड्रग लेंगे तो उसकी आप टैबलेट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, राइट। तो उसका बल्क बढ़ाने के लिए हमें लैक्टोज डालना पड़ता है या हमें स्टार्च डालना पड़ता है। ओके, ताकि उसका वजन बढ़े। तो उसका वजन बढ़ाने के लिए हमें डाइल्यूएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। तो ये हो गए डाइल्यूएंट्स। उसके बाद में इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट। हमें पता है कि इमल्शन बिना इमल्सिफाइंग के नहीं बन सकता और सस्पेंशन बिना सस्पेंडिंग एजेंट के नहीं बन सकता। okay? उसके बाद में आता है फिल्टर एड, टाल्क। ये सब फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं तो वो फिल्ट्रेशन में हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद में आता है फ्लेवर्स। ओके, जो फ्लेवर बढ़ाते हैं हमारे फॉर्मुलेशन का, तो उससे बोलते हैं, उसमें एग्जांपल है कार्डमम, इलायची, उसके बाद में दालचीनी, जायफल और रोज। ओके, और बेंजाल्डिहाइड भी है जो सिंथेटिक है। तो ये सब चीजें हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। ये सब कैटेगरीज है जो यूज होती है एक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, बहुत जरूरी होते हैं पर खुद की कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती। आगे सबको समझ में? जी मैम, इसको ऐड करने से एक सुटेबल डोज बनता है क्या? क्या? मैम, ये सब ऐड करने से एक सुटेबल डोज बनता है क्या? क्या करने से? मैम, ये जैसे कलरिंग आपने एजेंट बताया, डाइल्यूएंट बनाया, हाँ हाँ,
इसको ऐड करने से ड्रग में एक सुटेबल डोज बनता है क्या? एक हाँ, तो आप कोई भी फॉर्मुलेशन लेते हो तो उसमें ये सब चीजें पड़ती है। जैसे आप अगर कोई इमल्शन बना रहे हैं तो आपको इमल्सिफाइंग एजेंट लगेगा, आपको फ्लेवरिंग एजेंट लगेगा, आपको कलरिंग एजेंट लगेगा। अब वो जैसा फॉर्मुलेशन होगा उस हिसाब से आप फार्मास्यूटिकल एड्स यूज करेंगे। ओके, अब जैसे डाइल्यूएंट है या फिर सस्पेंडिंग एजेंट है तो वो यूज नहीं होंगे सिरप में, राइट? जी जी। तो जैसा फॉर्मुलेशन होगा उस हिसाब से उसके फार्मास्यूटिकल एड्स होंगे। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल एड्स। तो अभी बचा बायोलॉजिकल सोर्स का पार्ट, और कुछ ट्रिक्स है तो वो मैं बताऊंगी कल। ओके, आज थोड़ा मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है, तो किसी को कोई डाउट है? और किसी ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि एंटीटूसिव्स और ब्रोंकोडायलेटर्स सेम होते हैं क्या? किसी ने पूछा था, राइट? जी मैम। तो ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटीटूसिव्स सेम नहीं होते। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं ना वो कफ को रिलीव करते हैं, पर अगर अस्थमा साथ में हो तो, समझ आ रहा है सबको? जब सांस लेने में डिफिकल्टी होती है ना तब ब्रोंकोडायलेटर्स यूज किए जाते हैं। मैम लैक्सेटिव को हम लोग कैथार्टिस कहते हैं क्या? नहीं, ये कल भी आपने पूछा था, ये मुझको देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है उसका। नहीं मैम, बोलते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो बोलते होंगे। प्रोफेसर ने पूछा था तो आप बताइए। मैं भी कहा केमिस्ट्री में मैम लैक्सेटिव और परगेटिव होते हैं। हाँ, जी मैम, परगेटिव क्या होता है? परगेटिव्स मतलब स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स होते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग लाइक लैक्सेटिव्स ही होते हैं पर थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। आज मैम नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है आज थोड़ा सा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और किसी को डाउट? जी मैम, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप? कल एक लास्ट सेशन होगा कॉग्निसी का, उसमें मैं बायोलॉजिकल सोर्स की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको, कैसे फैमिलीज आपको याद, मतलब कौन सी फैमिलीज में कितने ड्रग्स आते हैं। और उसके बाद में कुछ अगर मुझसे बायोलॉजिकल सोर्स के कुछ ट्रिक्स बनते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वो यूज करना। मैम जितनी फैमिली आप हमें और ड्रग्स करने के लिए ट्रिक्स बता दीजिएगा। क्या? फैमिली नेम और ड्रग्स करने के लिए कुछ ट्रिक्स। हाँ, मैं कल बता रही हूँ, कल बताती हूँ। ओके मैम। एक ओके, तो बताई थी आपने, आलिया ने बार-बार सूखे तो बाय मैम। क्या? हाँ, आलिया ने बार बार सूखे पत्ते, ऐसे ही मैंने बनाया। आपको इलॉजिकल लग रहा तो ठीक है, पर वो याद रह जाएगा। ऐसे ही आप खुद भी बनाने का कोशिश कीजिए, याद रहता है। भले वो इलॉजिकल है, उसका कुछ सेंस नहीं है, वो आपको एग्जाम में बराबर याद रहता है। ट्रिक आप चलाइएगा। ओके ओके, देन आई एम एंडिंग द सेशन हियर। कल हम बचा हुआ पोर्शन करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स का। ओके मैम। ओके ओके बाय मैम। ओके बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।